नमस्कार। हिंदी विद्या केंद्र मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नंदिनी चौबे और आज फिर एक नया विषय लेकर मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है हिंदी भाषा की प्रकृति। आज के मेरे इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि मेरे चैनल हिंदी विद्या केंद्र का आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? हिंदी भाषा की प्रकृति को समझने से पहले आपको सबसे पहले प्रकृति का अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। यहां प्रकृति का अर्थ कोई नेचर, पेड़ पौधे से नहीं है। यहां प्रकृति का अर्थ स्वभाव से है, यानी प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, गुण और विशेषताएं। यानी आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, यदि मैं कहूं कि चीनी की प्रकृति क्या है? चीनी की प्रकृति है मिठास देना। या मैं कहूं कि अग्नि की प्रकृति क्या है, तो अग्नि की प्रकृति है जलाना। अगर मैं कहूं जल की प्रकृति क्या है, तो जल की प्रकृति है बहना, है ना। तो इस प्रकृति की मैं बात कर रही हूं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, गुण, विशेषताएं। वैसे ही यदि मैं हिंदी भाषा की प्रकृति की बात करूं तो इसका मतलब वह हिंदी भाषा जिसके स्वभाव, गुण और विशेषताओं को प्रभाव डाले, वह है हिंदी भाषा की प्रकृति। तो हिंदी भाषा की प्रकृति का अर्थ हुआ कि वह भाषा जिसके स्वभाव, गुण और विशेषताओं पर प्रभाव पड़े, वह है हिंदी भाषा की प्रकृति। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि यदि हमारे जीवन में भाषा ही ना हो तो हम अपने विचारों को कैसे एक दूसरे के साथ साझा करेंगे? मान लीजिए कि मुझे प्यास लगी है, तो मैं कैसे अपनी बात को किसी दूसरे के सामने रखूंगी? यदि मान लीजिए मुझे कहीं घूमने जाने की इच्छा है, तो मैं कैसे बताऊंगी कि मुझे घूमने जाना है, या मुझे किसी बात का दुख लगा है, या मैं आज बहुत खुश हूं? इस बात को कैसे हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे? भाषा के माध्यम से, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तो आप अगर किताबी भाषा में अगर जाएं, अगर पुस्तक की भाषा में जाएं, तो भाषा की परिभाषा क्या होगी? विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा का अर्थ होता है विचारों की अभिव्यक्ति, और इसकी परिभाषा क्या होगी? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान करता है। सही बात, मैंने भी वही कहा कि भाषा क्या है? हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, अपनी भावनाओं को। मान लीजिए मुझे किसी बात का दुख है या मैं बहुत खुश हूं, ये जो मेरी भावना है, इस बात को मैं किसी को कैसे बताऊं यदि हमारे पास भाषा ही ना हो? तो भाषा जो है उसका होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की प्रकृति जो है उसकी विशेषताओं का। तो हिंदी भाषा की प्रकृति की कुल 10 विशेषताएं हैं। ध्यान से सुनिए, कुल 10 विशेषताएं। यदि आप इन विशेषताओं को समझ लें तो हिंदी भाषा की प्रकृति को समझना अत्यंत आवश्यक, बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं अत्यंत ही सरल भाषा में उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाने जा रही हूं। तो हिंदी भाषा की प्रकृति की जो पहली विशेषता है वह है हिंदी एक जीवंत भाषा। हिंदी एक जीवंत भाषा, इसका अर्थ क्या है? जीवंत यानी जो हमेशा जिंदा रहे, जिसकी कोई आयु ना हो, जो कभी खत्म ही ना हो।
तो हिंदी एक जीवंत भाषा है जो हमेशा समय के साथ बदलती रहती है। कैसे? आज हम हिंदी जो है, जो 40 से 50 साल पहले जो हिंदी भाषा बोली जाती थी, उस समय क्या हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल, बैंक इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे? इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तब इन सब शब्दों को हम हिंदी में अब जैसे आप मान लीजिए आज हम किस तरह से बात करते हैं, कंप्यूटर, हम सभी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है। अगर आप कंप्यूटर का सही हिंदी शब्द अगर ढूंढे तो उसका अर्थ होता है संगणक। लेकिन क्या हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कंप्यूटर को संगणक कहकर बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कंप्यूटर को एज इट इज ग्रहण कर लिया। तो हम जो है समय के साथ साथ हिंदी भाषा भी बदलते रही। हिंदी भाषा ने भी उन शब्दों को अपने भाषा की डिक्शनरी में समेट लिया। आज हम मोबाइल कहकर भी अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं। हम बैंक कहकर भी दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हिंदी जो है वो जीवंत भाषा है। उसने हमेशा समय के साथ साथ अपने आप में बदलाव लाया। हिंदी कभी समाप्त ही नहीं हुई, वो एक जीवंत भाषा है जो कभी भी समाप्त होने वाली भाषा है। समय के साथ साथ हिंदी भाषा भी बदलने लगी। तो ये जो पहली विशेषता है, हिंदी एक जीवंत भाषा, इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी समय के साथ साथ बदलने लगी। दूसरी विशेषता है हिंदी सरल एवं सहज भाषा। हिंदी भाषा जो है वो अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज, बड़े ही आसानी से कोई भी हिंदी भाषा समझ लेता है। आज हिंदी भाषा जो है भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा जो है वो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। मान लीजिए कि यदि हम किसी दूसरे राज्य में हैं जहां पे उस राज्य की भाषा किसी एक इंसान को समझ में ना आए। अब हम कर्नाटका में रहते हैं तो कर्नाटका की भाषा क्या है? कन्नड़। अब मान लीजिए कि मुझे कन्नड़ भाषा समझ में भी ना आए और मैं बोल भी ना पाऊं, तो एक माध्यम होना चाहिए ना जिससे हम एक दूसरे की भाषा समझ सकें। तो वो माध्यम है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो अत्यंत ही सरलता से, अत्यंत ही सहज रूप में सभी समझ लेते हैं। और देश के हर एक कोने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हिंदी भाषा नहीं समझता होगा। हिंदी भाषा हर एक व्यक्ति बड़े ही आसानी से समझ और बोल सकता है। तीसरी विशेषता है ध्वन्यात्मक भाषा। हिंदी भाषा एक ध्वन्यात्मक भाषा। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, हम जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। अब उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे हम अगर कमल बोले तो कमल को हम कमल ही बोलते हैं और कमल ही लिखते हैं। कमल को हम कमाल नहीं लिखते हैं, है ना? तो यदि हम घर बोले तो घर को हम घर ही लिखते हैं, ठीक है? और उसी प्रकार हम यदि नदी है तो नदी को हम नदी ही बोलते हैं, नदी को हम कुछ और नहीं कहते हैं। उसी प्रकार यदि हम कलम बोले तो कलम को कलम ही लिखते हैं, कलम का कोई रूपांतरण नहीं होता है। तो इसीलिए हिंदी भाषा जो है वह एक ध्वन्यात्मक भाषा कहलाती है। अब बात करते हैं चौथी विशेषता, वैज्ञानिक भाषा। हिंदी भाषा जो है वह एक वैज्ञानिक भाषा भी है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक ध्वनि का अलग अलग चिन्ह है। हिंदी भाषा में जो प्रत्येक ध्वनि है, जैसे क, ख, ग, घ, हर एक ध्वनि की का अलग अलग चिन्ह है। जैसे आप देख लीजिए कि क जोड़, उसमें यदि हम आ की मात्रा बनाएं तो वो बन जाता है का। उसी प्रकार क जोड़ अगर हम उसमें हर्षेय की मात्रा लगाएं, जिसे हम छोटी ई भी कहते हैं, तो वो बन जाता है की। का में यदि हम दीर्घई की मात्रा लगाएं यानी कि बड़ी ई, तो वो बन जाता है की।
ठीक है। तो ये जो इस तरह की, तो ये बड़ा ही ये वैज्ञानिक भाषा है, मतलब इसमें प्रत्येक ध्वनि का अलग अलग चिन्ह है और ये जो है बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी भाषा में इसको विस्तारित रूप से समझाया गया है कि किस प्रकार शब्दों का निर्माण हुआ, किस प्रकार वर्ण बने, जिस प्रकार हम शब्दों को तोड़ तोड़ कर एक नया शब्द बना देते हैं। तो ये जो तरीका है, ये जो वैज्ञानिक तरीका है, इसे हम कहते हैं हिंदी की वैज्ञानिक, इसीलिए हिंदी वैज्ञानिक भाषा कहलाती है। अब बात करते हैं हम पांचवी जो विशेषता है उसकी, हिंदी समृद्ध भाषा। हिंदी समृद्ध भाषा क्यों है? क्योंकि हिंदी का जितना बड़ा शब्द भंडार है उतना बड़ा अन्य किसी भाषा का नहीं है। यानी जिसका शब्द भंडार बहुत बड़ा होता है उसे हम कहते हैं हिंदी समृद्ध भाषा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिंदी जो है उसने अनेक भाषाओं के शब्दों को अपनाया। जैसे कि मैंने कहा अभी कि बैंक एक अंग्रेजी शब्द है। जैसे मैंने कहा कि आज हम बोलचाल की भाषा में कई बार कहते हैं फैन, जिसकी हिंदी होती है पंखा, लेकिन ज्यादातर हम फैन यूज कर देते हैं हिंदी में। कंप्यूटर, जैसे मैंने कहा कंप्यूटर जिसको हम संगणक कहते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर। हम कहते हैं कि मुझे चार्जर दो, या हम कहते हैं कि मुझे आज बैंक जाना है ना। हम खाता खुलवाने जा रहे हैं कई बार नहीं कहते, हम कहते हैं अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। तो ये जो शब्द है कहां से आया? अंग्रेजी से। कई ऐसे शब्द हैं जिसको हमने संस्कृत से भी लिया, जैसे कि विद्यालय, शिक्षक, पुस्तक, इन सारे शब्दों को हमने संस्कृत से लिया। और कई ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं जैसे कि डॉक्टर, कंप्यूटर, ट्रेन, बैंक, मोबाइल, चार्जर, इस तरह के जो शब्द हैं हमने अंग्रेजी से लिए। वैसे ही कई शब्द हमने अरबी से, फारसी से लिया, है ना। तो इस तरह के कई ऐसे शब्द हैं जो हमने अलग अलग भाषाओं से लिया, और इसीलिए हिंदी को एक समृद्ध भाषा कहा जाता है, जिसने अनेक भाषाओं को अपनाया, जिसका शब्द भंडार बहुत बड़ा है। हम अपनी बातों में कई बार उर्दू के शब्द का प्रयोग करते हैं। अब मैंने तो कहा शब्द, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि उर्दू के लफ्ज। आप सिनेमा में देख लीजिए, जो आज हम सिनेमा देखते हैं फिल्मों में, अभी मैंने भी फिल्म कहा, फिल्म में एक हिंदी वर्ड नहीं है, हिंदी शब्द नहीं है, वो क्या है? अंग्रेजी का। तो सिनेमा जो है उसमें भी कई ऐसे शब्द लिए गए हैं जो हिंदी के नहीं होते हैं, जो अंग्रेजी के होते हैं, कई बार उर्दू के होते हैं। गानों में ले लीजिए, गानों में ऐसे कई हजारों करोड़ों शब्द आपको मिल जाएंगे जो उर्दू से आए हैं। कई बार लोगों में ये गलतफहमी हो जाती है, कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये उर्दू के शब्द हैं या हिंदी के। आप यदि चाहें तो मैं एक अलग सी इसकी कक्षा ले लूंगी जिसमें मैं आपको समझा सकूं कि कौन से शब्द हिंदी के हैं और कौन से हिंदी उर्दू के। तो खैर अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं समृद्ध भाषा, जो मैं बताना चाह रही थी कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका शब्द भंडार अनेक बड़ा है, और अनेक शब्द भंडारों का भंडार है, वो बहुत बड़ा है। तो हम अलग अलग भाषाओं से हमने हिंदी भाषा में उन शब्दों को ग्रहण किया और अपना शब्द भंडार बढ़ा दिया। अब बात करते हैं छठे विशेषता की, जिसको कहते हैं ग्रहणशील भाषा। हिंदी भाषा ने हर किसी से ग्रहण किया। हिंदी भाषा ने जब मैंने कहा ना अभी कि हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत बड़ा है, तो हिंदी भाषा जो है वो हर किसी से हिंदी भाषा ने ग्रहण किया। ग्रहणशील भाषा इसीलिए कहते हैं कि हर किसी से हमने चीजों को अपनाया, एडॉप्ट करना जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। हमने हर किसी से, हर एक भाषा से हमने उनके शब्दों को ग्रहण किया। ठीक है, तो ये हो गई ग्रहणशील भाषा। अब बात करते हैं संपर्क भाषा की।
हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कई भाषाएं बोली जाती हैं भारत देश में। हिंदी, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, जिसको हम मारवाड़ी भाषा भी कहते हैं, इत्यादि कई भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। लेकिन एकमात्र हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिससे हम एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं। हिंदी ही भाषा जो है वो सभी राज्यों में, हर राज्यों में बोली जाती है और पढ़ी जाती है। हिंदी भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले उदाहरण में दिया कन्नड़ भाषा, वैसे ही मान लीजिए कि यदि किसी को बंगाली भाषा ना समझ में आती हो और वो बंगाल में है, तो वो कैसे बात करेगा, अपनी भावनाओं को कैसे एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करेगा, या किसी से अगर उसको संपर्क करना हो तो कैसे करेगा। वो एक भाषा, एकमात्र भाषा हिंदी ही है जिससे वो एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए हिंदी भाषा को संपर्क भाषा भी कही जाती है, क्योंकि उसमें भारत देश में इतनी सारी भाषाओं के बावजूद हिंदी भाषा के जरिए हम एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो अगली विशेषता है, एकता की भाषा। एकता की भाषा क्यों कही गई है हिंदी भाषा को? क्योंकि हिंदी ही वो भाषा है जो हमें एकजुट करती है। मैंने जैसे कि अपने पिछले विशेषताओं में या उदाहरणों में यह समझाया कि भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो हम सबको एक रूपता में बांधती है, हम सबको एकजुट करती है। क्यों? क्योंकि यह एकमात्र हिंदी भाषा ही ऐसी है जो हर जगह बोली और समझी जाती है। तो इसीलिए हिंदी भाषा ही हम सबको एकजुट करके रखती है। हम में कोई भेदभाव नहीं होता है, हम एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम भारत के किसी दूसरे राज्य में जाएं और हमें यदि वो भाषा ना समझ में आए या हम यदि वो भाषा ना बोल पाए तो हमसे कोई बात ना कर पाए। क्यों? क्योंकि हमें एक साथ जोड़ के रखने वाली जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा, वो हमें उन लोगों से बात करने का अवसर प्रदान करती है। इसीलिए हिंदी भाषा एकता की भाषा है। तो ये जो विशेषता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी जो है हमें एकजुट करने वाली भाषा होती है। हिंदी जो है वो एकजुट करने वाली भाषा है। तो ये जो विशेषता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली विशेषता की बात करें तो वो है रोजगार की भाषा। हिंदी रोजगार की भाषा भी बन गई है आज यदि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे कंटेंट राइटर हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से भी हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आज एआई का जमाना है, आज हर चीज एआई के जरिए हो रही है। तो हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए भी हिंदी भाषा में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी भाषा के जरिए। अच्छा, पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाचार पत्र के क्षेत्र में, या फिर आप कह सकते हैं कि बैंक में हो या किसी भी क्षेत्र में आप अगर न्यूज रीडिंग करना चाहते हैं हिंदी भाषा में, तो उसमें भी आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हर एक क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आप हिंदी भाषा के जरिए रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप अपना इनकम का माध्यम, जो आपकी आय है, उसका एक माध्यम बना सकते हैं हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा ऐसा नहीं है, आज कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने से या अंग्रेजी सीखने से ही उन्हें रोजगार प्राप्त हो सकता है, या कोई और विषय लेकर यदि वो पढ़ें तो उनको नौकरी मिल सकती है। हिंदी भाषा का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी आज जिस प्रकार हिंदी की बढ़ोतरी हो रही है, आज पूरे देश में ही नहीं, हमारे भारत देश में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी हिंदी के जरिए रोजगार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसीलिए हिंदी भाषा जो है वो रोजगार की भाषा भी कहलाती है। अंतिम विशेषता जो है उस पर ध्यान दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और यह है हिंदी का वैश्विक स्वरूप।
हिंदी का वैश्विक स्वरूप क्यों कहा मैंने? क्योंकि हिंदी जो है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बोली और समझी जाती है। आज भी कई ऐसे विदेश हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, जैसे कि नेपाल, फिजी, मॉरिशस इत्यादि। इन देशों में भी हिंदी बोली और समझी जाती है। इसीलिए हिंदी को केवल सिर्फ भारतीय भाषा ही नहीं कह लेंगे, अब हिंदी जो है वो विश्व के दूसरे जगह में भी फैल चुकी है और इसीलिए हिंदी का वैश्विक स्वरूप जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिखलाया जाता है। क्योंकि आज हिंदी केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे अंचलों में, दूसरे क्षेत्रों में भी बोली और समझी जाती है। तो ये जो सारे जो 10 विशेषताएं हैं, इन्हें आप किस तरह ध्यान में रखेंगे? सबसे पहली विशेषता हिंदी का जीवंत होना। दूसरा, हिंदी अत्यंत सरल और सहज भाषा, ध्वन्यात्मक भाषा, जो जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। वैज्ञानिक भाषा और फिर समृद्ध भाषा, काफी समृद्ध भाषा है ये। ग्रहणशील भाषा, संपर्क भाषा, एकता की भाषा, रोजगार की भाषा और अंत में वैश्विक स्वरूप हिंदी का। तो आज की कक्षा में मैंने बहुत ही सरलता के माध्यम से मैंने हिंदी भाषा की प्रकृति आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। यदि आपको कोई भी समस्या हो समझने में या किसी भी तरह से कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगली कक्षा में उन प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ ही मैं आज की कक्षा यही समाप्त करती हूँ। आशा है आपको मेरी ये जो कक्षा है, आज का जो व्याख्यान है, बहुत अच्छा लगा होगा। जाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।